रीबॉर्न ऑफ माई डेविल हस्बैंड एपिसोड 13। रात का समय था और एक आलीशान होटल के बाहर विद्युत की गाड़ी आकर रुकती है। विद्युत गाड़ी से उतरता है और फिर जेंटलमैन की तरह दरवाजा खोलता है। सेजल का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालता है और फिर उसके साथ हाथ पकड़कर अंदर चला जाता है। उनके पीछे उनके बॉडीगार्ड भी थे। सेजल को ये सब काफी पसंद आ रहा था। भले ही यह झूठा था, लेकिन उसे प्यार मिल रहा था। अभी बदला लेने में थोड़ा समय था, पर वह इस प्यार को एंजॉय करना चाहती थी, इसलिए वह भी इसके साथ चलते हुए अंदर आ जाती है। वे दोनों एक आलीशान कमरे में थे और सोफे पर बैठे थे। तभी दरवाजा फिर से खुलता है और एक आदमी और एक औरत अंदर आते हैं। उनके साथ काफी सारे बच्चे थे, लगभग 4 बच्चे होंगे। उनमें से एक लड़की और 3 लड़के थे। वो औरत बच्चों को ठीक से बिठाती है और मुस्कुराते हुए उन्हें देखती है। वो औरत प्रेग्नेंट थी। वो एटीट्यूड के साथ सोफे पर बैठ जाती है और विद्युत को देखती है। विद्युत भी उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के देख रहा था। इधर उन दोनों को ऐसे देखकर वो औरत खुद ही बातचीत शुरू करती है। आशा है आप सब अच्छे होंगे। ये सुनकर वो कहता है, जी हम अच्छे हैं। और बच्चे कैसे हैं? वो बच्चों को देखती है और कहती है, ये सब भी ठीक है, बस काफी ज्यादा शैतान है। तभी एक बच्चा भागते हुए उस आदमी के गोद में कूद जाता है और उछलने लगता है। वो उसकी गाल पर काट लेता है और फिर छटपटाने लगता है। वो खेल रहा था। इसे देखकर विद्युत ने सेजल के पेट को देखा। अगर उसके भी ऐसे बच्चे होते तो वह सहमत ही हो जाते। ये सोचकर उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसे ऐसे शैतान बच्चों की कोई जरूरत नहीं थी और उसे बच्चे ही नहीं चाहिए थे। मजबूरी में उसे बच्चा लेना पड़ रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि सेजल प्रेग्नेंट हो जाएगी। ये तब पता चला जब वो घर लौटा। उसने पहले ही गलती कर दी थी, क्योंकि उसने प्रोटेक्शन का ध्यान नहीं रखा था। अगर डॉक्टर के पास ले जाता तो ये प्रेगनेंसी नहीं होती, लेकिन वो छोड़कर चला गया था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। इस बीच वो आदमी कहता है, बच्चे शैतान होते हैं, लेकिन इतने भी नहीं। मुझे तो बहुत पसंद है मेरे बच्चे। ये बोलकर वो उन तीनों के सिर पर हाथ फेरता है। इसे देखकर लड़की कहती है, पापा, और अपना सिर झुका देती है। वो उसके सिर पर भी हाथ फेरता है और अपनी गहरी आवाज में कहता है, तो मिस्टर आर्यवंशी, आई होप कि यह मीटिंग अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। आपको पता है ना, मैं यहाँ चेक करने आया हूँ, तभी मैं आपसे डील करूंगा। ये सुनकर विद्युत कहता है, जी मिस्टर मुखर्जी, मुझे अच्छे से पता है। अब आपने चेक कर लिया है, क्या हम डील कर सकते हैं? सरकार मुस्कुराते हुए कहते हैं, पहले हम डिनर कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। ये सुनकर विद्युत मन ही मन गुस्से से जलने लगता है, लेकिन वह क्या कर सकता था? ये डील उसके लिए बहुत जरूरी थी, इसलिए उसे उनकी बात माननी ही थी। वो कहता है, जी ठीक है, पहले हम डिनर कर लेते हैं। डिनर के दौरान वे काफी खुश थे, जिसे देखकर सेजल और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। खाना आने के साथ ही वे पिंगतों के पास जाकर टूट पड़ते हैं। इसे देखकर मिस्टर मुखर्जी की पत्नी कहती है, आपकी बीवी बहुत प्यारी है, बच्चों जैसी है। ये सुनकर विद्युत कहता है, वो अपने लास्ट 19 में चल रही है। ये सुनकर वो अपनी मुंह पर हाथ रख देती है और कहती है, फिर तो वो काफी छोटी है। विद्युत कहता है, हाँ, वो काफी छोटी है। पर उनकी बातों पर सेजल बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। वह तो खाने में लगी हुई थी, क्योंकि उसे खाना खाना था। वैसे भी खाना काफी ज्यादा स्वादिष्ट था और बच्चे भी खाना खा रहे थे। इधर मिस्टर मुखर्जी कहते हैं, कहीं जबरदस्ती शादी तो नहीं की है? ये सुनकर विद्युत कहता है, आपको मेरी शादी से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने जबरदस्ती किया है या उसकी मर्जी से? ये सुनकर वह कहते हैं, देखिए मिस्टर आर्यवंशी, ये जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा काम है, वो फैमिली के लिए ही होने वाला है। तो अगर आपकी फैमिली की कंडीशन सही नहीं है, तो मैं आपसे ये डील नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो इंसान दूसरे फैमिली को ये प्रोडक्ट सेल करेगा, जिसकी खुद की फैमिली के हालात अच्छे नहीं है। ये सुनकर विद्युत को गुस्सा तो आता है, लेकिन वह कहता है, नहीं, हम दोनों ने लव मैरिज की थी। यह मुझे बहुत प्यार करती थी और मैं भी इसे बहुत प्यार करता था। फिर हमने शादी कर ली, इसलिए तो इतना बड़ा एज गैप है। फिर भी हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, है ना सेजल? ये सुनकर सीरियल जो रसमलाई खा रही थी, वो अपना सिर उठाकर उन्हें देखती है और मुस्कुराते हुए जवाब देती है, क्योंकि उसे रसमलाई बहुत पसंद थी और वो जब भी इसे खाती थी तो बस खाती ही रहती थी। उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता था, न तो कुछ और दिखाई देता था, सिर्फ रसमलाई के अलावा। ऊपर से उसके होठों के ऊपर दाढ़ी जैसा दूध का लेयर बन गया था, जिससे वो और भी प्यारी लग रही थी। और विद्युत बस उसे देखता ही रह गया था।
वो इतनी प्यारी लग रही थी। उनका ये बंधन देखकर मिस्टर मुखर्जी अपनी पत्नी को देखते हैं और दोनों ही मुस्कुराते हैं। इधर विद्युत तो बस उसे देखे जा रहा था, उसे तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। वो बस सेजल को देखता जा रहा था। तभी उसका हाथ अपने आप ही ऊपर उठ जाता है और वह सेजल के गाल को पकड़ लेता है। फिर अपनी उंगली से उसके होठों के ऊपर बने दूध के लेयर को साफ करता है और उसकी आंखों में देखता है। इधर सेजल उसका हाथ हटाकर फिर से रसमलाई खाने लग जाती है। उसे ऐसा करते देखकर विद्युत होश में आता है और सॉरी बोलते हुए कहता है, सॉरी। वो इतना ही कह पाता है कि मिस्टर मुखर्जी कहते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। वैसे भी अब हमें यकीन हो चुका है कि आप दोनों का प्यार सच्चा है, पर फिर भी इतनी जल्दी हम डील नहीं कर सकते। थोड़ा टाइम दे दीजिए, पहले हम पूरी तरह से डिनर कर लें। ये सुनकर विद्युत हाँ कहता है और उसके बाद वो सब डिनर करने लगता है। विद्युत ने मुश्किल से 2-3 बाइट ही खाए होंगे और उसके बाद वो कहता है, आई एम डन। इधर सेजल उसकी बातें सुनकर गुस्से से उसे देखती है और खुद अपने हाथ से उसे जबरदस्ती खिलाते हुए कहती है, ऐसे कौन खाना खाता है, हमारे यहाँ से नहीं खाते, अच्छे से खाना खाना चाहिए। विद्युत उसका हाथ हटाकर कहता है, मुझे नहीं खाना है, मैंने खा लिया है। सेजल उसे जबरदस्ती खिलाती है और कहती है, चुपचाप खाना खाओ, ऐसे ज्यादा बात मत करो, तुम्हें ऐसे चुपचाप खाना खा लेना चाहिए। ये सुनकर विद्युत कहता है, पर मैं खाना खा चुका हूँ, मुझे अब नहीं खाना है, और सेजल उसे जबरदस्ती खिलाती ही जाती है। क्या दिया नहीं, पूरा खाना तुम्हें खत्म करना है। कितना टेस्टी खाना है और तुमने बस मुश्किल से 2-3 बाइट ही खाए होंगे और कह रहे हो कि अब नहीं है भूख, खाना खा लिया है। कितने पागल हो तुम। उन दोनों का ये प्यार देखकर मिस्टर और मिसेस मुखर्जी मुस्कुरा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ घर पहुंचकर अभियुक्त बच्चों को गोद में लेकर घर के अंदर आ जाता है और अंतरा उनके पीछे पीछे आ जाती है। इधर अपूर्वा को देखकर देविका जी उसे गले लगा लेती है और कहती है, मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है, कितनी छोटी सी थी। ये सुनकर अपूर्वा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ चाची, अभी और भी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी हो। वो बात कर ही रहे थे कि दोनों बच्चे उनके पास आ जाते हैं और अपना हाथ आगे कर देते हैं, क्योंकि उन्हें जलन हो रही थी अपूर्वा से कि देविका जी उन्हें छोड़कर इस लड़की को गले लगा रही है। उन्हें ऐसा करता देखकर देविका जी हंसते हुए कहती हैं, ये तुम दोनों की छोटी बुआ है, इसे तुम लोगों को जलने की जरूरत नहीं है, ये भी तुमसे बहुत प्यार करती है। अपूर्वा बच्चा, बात करो। ये सुनकर अपूर्वा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, मैंने देखा था, ये दोनों ही बहुत प्यारे हैं। ये बोलकर वह नीचे झुककर उन्हें गले लगा लेती है, क्योंकि वह इतनी कमजोर थी कि इन्हें गोद में नहीं ले सकती थी, लेकिन वैसे वो गले लगा सकती थी। वह दोनों भी एक साथ उसे गले लगा लेते हैं और उन्हें ऐसा करता देखकर अभियुक्त कहता है, अपूर्वा, बच्चों का ख्याल रखना, अब से तुम बच्चों का ख्याल रखोगी। ये बोलकर वह अंतरा को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। अंतरा हैरानी से उसे देखने लगती है, यह आदमी कितना ज्यादा बुरा है। उसकी बहन जो अभी अभी आई थी, उसे बोल रहा है बच्चों का ख्याल रखने के लिए। इधर अभियुक्त की बातें सुनकर देविका जी को भी काफी गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप अंतरा को लेकर कमरे में चली जाती है। देविका जी को गुस्से में देखकर अपूर्वा कहती है, चाची छोड़ो ना, जाने दो ना, मैं ख्याल रख लूंगी इनका। वैसे भी ये इतने छोटे छोटे और प्यारे प्यारे हैं, मैं आराम से इनका ख्याल रख सकती हूँ। मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो खुशी मिलेगी इनका ख्याल रखकर। ये इतने प्यारे और छोटे छोटे हैं। तभी अभिनव जी भी वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं, बच्चा तुम आ चुकी हो, इन दोनों से भी इंट्रोड्यूस हो चुकी हो, अंतरा से बात की। ये सुनकर अपूर्वा कहती है, नहीं, भाभी से अभी तक बात नहीं की, कल कर लूंगी। वैसे भी भैया और भाभी कुछ जरूरी काम में बिजी होंगे, मैं उनके साथ तब तक खेल लेती हूँ। ये सुनकर देविका जी कहती हैं, नहीं, पहले तुम फ्रेश होकर आ जाओ, फिर डिनर करके इन दोनों के साथ खेलना। तभी घर में अभियुक्त की चाची और चाचा इंटर करते हैं। वो लोग बाहर घूमने गए थे 1 महीने के लिए और आज आए हैं। उन लोगों को देखकर देविका जी कहती हैं, तुम लोग इतनी जल्दी आ गए। ये सुनकर अभियुक्त की चाची कहती है, हाँ भाभी, जल्दी आ गए, हम आप लोगों को बहुत मिस कर रहे थे, इसलिए रह नहीं पाए वहां पर, हम आ गए। दूसरी तरफ अभियुक्त अंतरा को कमरे में ले जाकर उसे गले लगा लेता है और कहता है, कब से मैं खुद को कंट्रोल करके बैठा था, पर अब नहीं, अब मैं और खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा हूँ। अब मुझे तुम चाहिए और अभी के अभी तुम चाहिए, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। मैं बिल्कुल भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनकर अंतरा उसे धक्का देती है और कहती है, बच्चे नीचे हैं, मुझे बच्चों के पास जाना है।
क्या तुम पागल हो चुके हो? क्यों तुम मुझे परेशान कर रहे हो? तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे आराम करना है, पर तुमने तो सब कुछ बर्बाद करके रखा है। से परेशान होता देखकर अभियुक्त अंतरा को गले लगा लेता है और कहता है, अच्छा ठीक है, चलो पहले डिनर कर लेते हैं, फिर प्यार करेंगे। ये बोलकर वो वॉशरूम चला जाता है। उसके बाद दोनों फ्रेश होकर नीचे आते हैं और पूरा परिवार एक साथ डिनर करता है, लेकिन विद्युत और सेजल वहां नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ जंगल में पिया डर से चिल्लाते हुए उठ जाती है और गहरी गहरी सांसें लेते हुए अग्नि को देखने लगती है। अग्नि उसे इतना डरा हुआ देखकर कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी ज्यादा डरी हुई क्यों हो? ये सुनकर पिया अग्नि को गले लगा लेती है और कहती है, मैंने एक बड़ा डरावना सपना देखा। सपने में देखा कि तुमने मुझे खा लिया है। अग्नि मुंह बनाकर कहता है, क्या तुम्हें मैं इतना भूखा लगता हूँ? मैं तुम्हें खा जाऊंगा? मैं नहीं खाता। मैं तो वेजिटेरियन हूँ। मैं हेल्दी चीजें खाता हूँ। ये सुनकर पिया चैन की सांस लेती है और कहती है, फिर तो अच्छा है कि तुम एक वेजिटेरियन हो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ये बोलकर वो कुछ महसूस करती है अपनी लोअर बॉडी में, क्योंकि वो दोनों अभी भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वह शर्मा जाती है और कहती है, अभी भी तुम ऐसा कर रहे हो? अग्नि उसकी कमर को पकड़कर मूवमेंट करते हुए कहता है, सॉरी, मेरा बहुत मन कर रहा था तुमसे और भी प्यार करने का, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं तुम्हारी नींद का फायदा नहीं उठाना चाहता था। तुम सो रही थी और बहुत प्यारी लग रही थी। ये सुनकर पिया उसके कंधे पर हाथ रख देती है और कहती है, तुम्हें मुझे उठाना चाहिए था। ये बोलकर वो एंजॉय करने लगती है अग्नि के साथ। वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। फिर अग्नि उससे थोड़ा अलग होता है और उसे अपने गोद में बिठा लेता है और उसके पेट को देखते हुए कहता है, तुम्हारा दर्द ठीक है ना? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है अब? ये सुनकर पिया अपने पेट को सहलाते हुए कहती है, मुझे तो दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा पेट बढ़ रहा है अब। ये सुनकर अग्नि कहता है, हाँ, तुम्हारा पेट बढ़ रहा है क्योंकि अगले हफ्ते बच्चे आने वाले हैं इस दुनिया में। मतलब वे बस अंडे के आकार में होंगे और दुनिया में आने के लिए उन्हें काफी समय चाहिए। 6 महीने तक उन्हें बाहर आने के लिए इंतजार करना होगा। इसके बाद ही वे आएंगे। तब तक मुझे तुमसे दूर रहना होगा, बच्चों को लेकर। ये सुनकर पिया हैरान हो जाती है और कहती है, क्या मतलब और क्यों दूर रहना है? ये सुनकर अग्नि कहता है, वो इसलिए क्योंकि ये स्नैक बेबीज हैं और इन्हें अंडे से बाहर आने के लिए 6 महीने गर्मी की जरूरत होती है। इसलिए मैं अपनी गुफा में रहूंगा और इन्हें लेकर वहां, और फिर 6 महीने बाद ये अंडे से बाहर आएंगे। उसके बाद मैं इन्हें लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि तुम आराम से रह सको, क्योंकि वहां पर तुम ठीक से आराम नहीं कर सकती हो और वहां खतरा भी हो सकता है। यह अंडे देने की बात सुनकर पिया को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन अब वो क्या कर सकती थी? प्यार तो था ही। रात का समय अंतरा का घर। अंतरा की भाभी सिया गुस्से में बिस्तर पर लेटे हुए अपने पति नितिन को देखते हुए कहती है, आप कुछ क्यों नहीं करते? अब बहुत दिन हो चुके हैं और आप ऐसे ही शांत बैठे हैं। मुझे आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर आप इसी तरह करते रहे तो आपके मम्मी पापा अपनी सारी संपत्ति और जमा पूंजी उन नाथन पर कुर्बान कर देंगे। सोचकर ही मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि वह हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोच रहे हैं, बस उनके बारे में ही सोच रहे हैं। उन्हें हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। ये सुनकर नितिन बिस्तर से उठते हैं, सिया के पास आते हैं और पीछे से उसे बाहों में भर लेते हैं। उसकी कमर को छूते हुए नितिन कहते हैं, जान, मैं सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अंतरा का पति, वो अभियुक्त हमारे हर काम में अड़चन डाल रहा है। मैं जो भी करने की कोशिश करता हूँ वो उसे बर्बाद कर देता है। इसलिए फिलहाल मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगा। हमारे लिए इतना तो करूंगा ही, बस थोड़ा समय लगेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जान। ये सुनकर सिया गुस्से से कहती है, कुछ मत कहो तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ कर सकते तो पहले ही कर चुके होते, ऐसे पड़े नहीं रहते। तुम्हें देखकर गुस्सा आता है। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है और तुम अब कुछ करोगे? ये कहते हुए वह नितिन का कॉलर पकड़ लेती है, जिसे देखकर नितिन सिया की कमर पकड़ लेता है और उसके चेहरे के पास अपना चेहरा लाकर कहता है, जान, शांत हो जाओ ना, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ये कहकर नितिन उसके गाल पर हाथ रखता है और उसके होठों को चूमने के लिए करीब आने लगता है। ये देखकर सिया उसे धक्का देती है और कहती है, जब तक तुम ये काम नहीं कर लेते, मेरे करीब मत आना, मुझे छूना मत। ये सुनकर नितिन परेशान होकर कहता है, जान, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। चाहे जैसा भी हो, वह मेरी बहन है और मेरे मन में
मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर सिया गुस्से से कहती है, तो फिर मुझसे शादी क्यों की थी, अगर उन्हें ही अपना सब कुछ मानना था? मैं कौन हूँ? कॉलेज में, स्कूल में तो मुझे बड़ी बड़ी बातें करते थे, मेरे लिए ये करोगे, मेरे लिए वो करोगे। उन सारे वादों का क्या हुआ? तुम्हारी वजह से मैं अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई थी। अब मेरा अपने परिवार से कोई नाता नहीं रहा, और अब तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। ये बहुत गलत कर रहे हो तुम। ये सुनकर नितिन उसे जबरदस्ती गले लगा लेते हैं और उसके सिर को अपने सीने पर रखकर कहते हैं, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी जान भी दे सकता हूँ और ले भी सकता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वह मेरी बहन भी तो है। मैं उसे मार तो नहीं सकता, पर मैं सब कुछ अपने नाम करवा लूंगा, सब कुछ हथिया लूंगा। उन्हें वैसे ही रहने दो जैसे वह है। हमें बस वही चीजें चाहिए जो हमें चाहिए। इतनी गहराई में जाने की क्या जरूरत है? ये सुनकर सिया उसे धक्का देकर उसके गाल पर थप्पड़ मारती है और गुस्से से कहती है, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मुझसे दूर रहो, उन लोगों को मार डालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे वो लोग अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। उन सबको मार डालो और सारी संपत्ति तो हमारी हो ही जाएगी, पर उन्हें भी मरना होगा। मुझे कुछ नहीं पता, तुम उन्हें मारोगे न, नितिन? ये सुनकर नितिन उसका कंधा छोड़कर उसके पास आता है, उसका हाथ पकड़कर कहता है, ठीक है, मैं उन्हें मार डालूंगा। तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन तुम मुझसे दूर मत जाओ। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, मैं वादा करता हूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम जानती हो ना? ये सुनकर सिया थोड़ी शांत होती है, फिर उसके करीब आकर उसे गले लगा लेती है और कहती है, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन तुम्हें मेरे बिना रहना पड़ेगा अगर तुम ये सब नहीं कर पाए। मैं अपनी बेटी को लेकर मायके चली जाऊंगी और फिर कभी लौटकर नहीं आऊंगी। ये सुनकर नितिन उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैं वादा करता हूं, मैं सब कुछ कर लूंगा और आज से ही शुरू करूंगा। आज रात वो लोग चैन से सो नहीं पाएंगे। मैं आज ही उन पर हमला करवाऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अगर बाकी का प्लान सफल नहीं हुआ तो क्या, पर आज रात का प्लान जरूर सफल होगा। मैं उन्हें खत्म कर दूंगा और कल उसे भी खत्म कर दूंगा। अब तो तुम खुश हो जाओगी? ये सुनकर नितिन उसे गले से लगा लेता है और कहता है, अभी मैं जा रहा हूं। ये कहकर वह जाने लगता है। उसे जाता देख सिया कहती है, रुको। वह रुक जाता है और सिया कहती है, मेरे पास आओ। वह पास आ जाता है। सिया कहती है, पहले अपनी बहन को मारो, क्योंकि मेरी बेटी को अभियोग पसंद है और मैं चाहती हूं कि तुम उसे खत्म कर दो। और कुछ मत कहना, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटी पहले होनी चाहिए और मैं भी कोई और नहीं हूं। ये सुनकर नितिन कहता है, ठीक है, और फिर बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद सिया बिस्तर पर लेट जाती है और मुस्कुराने लगती है। वो सोचती है कि बस एक बार नितिन इन सबको रास्ते से हटा दे, फिर वह और नितिन उन सबकी संपत्ति पर राज करेंगे। ये सोचकर वो बहुत खुश हो जाती है। दूसरी ओर अभियोग बालकनी में खड़ा था और वाइन पी रहा था। उधर अंतरा बच्चों के साथ सो रही थी। वो बहुत प्यारी लग रही थी। दोनों बच्चे उससे लिपट कर सो रहे थे। अभियोग वाइन पीते हुए उसके करीब आता है और अपनी नशीली आवाज में कहता है, पता नहीं तुमने क्या जादू किया है मुझ पर। मैं तुम्हारे लिए इतना पागल हो गया हूं कि तुम्हारे अलावा कुछ और दिखता ही नहीं। बस तुम ही तुम नजर आती हो। मैं तुमसे कुछ कहने का इरादा नहीं रखता, जो करना है वो मैं करूंगा। मतलब ये है कि तुम ज्यादा से ज्यादा वक्त मेरे साथ रहो। इन फालतू कामों में अपना वक्त बर्बाद मत करो। तुम्हारा समय कीमती है और वो सिर्फ मुझे मिलना चाहिए। ये कहते हुए वो मुस्कुराता है और फिर अंतरा के सीने पर हाथ रख देता है। तभी अंतरा का फोन बजता है। अभियोग जल्दी से उसका फोन उठा लेता है और अंतरा के ऊपर से हटकर बालकनी के पास चला जाता है। फोन पर नितिन कहता है, अनु, तू कहाँ है? मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, जल्दी से आ जा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। ये कहते हुए अभियोग अंतरा के पास चला आता है और फोन को फेंक देता है। फिर वो अंतरा को गले लगा लेता है, उसे उठने ही नहीं देना चाहता। दूसरी तरफ नितिन अपने आदमियों के साथ खड़ा था, अंतरा का इंतजार कर रहा था, लेकिन वह नहीं आए। वो गुस्से से कहता है, इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। ये क्यों नहीं आए? इसे तो आना चाहिए था। पहले बुलाता था तो पागल की तरह भागते हुए आ जाती थी, पर आज नहीं आए। ये कहकर वो गुस्से में गाड़ी लेकर वहां से लौट जाता है। कुछ देर बाद वो घर पहुंचता है और अपने कमरे में निराश होकर चला जाता है। वहां वह देखता है कि सिया पेट के बल लेटी हुई थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने आज पीली साड़ी पहनी थी और अपने लंबे, घने, घुंघराले बालों को खुला छोड़ा हुआ था।
उसके बाल नीचे तक लहरा रहे थे और वो बहुत खुश नजर आ रही थी। सिया के चेहरे पर खुशी देखकर नितिन को भी थोड़ी खुशी महसूस होती है, लेकिन फिर उसे उदासी घेर लेती है कि वह अपना काम पूरा नहीं कर सका। वो अभियोग के घर नहीं जा सकता था क्योंकि वहां पर बहुत कड़ी सुरक्षा थी और अभियोग के आदमी बेहद खतरनाक थे। कदमों की आहट सुनकर सिया कहती है, क्या हुआ, तुमने उसे मार डाला? ये सुनकर नितिन निराश होकर कहता है, मैं तुम्हें पूरी बात समझाता हूँ। सिया गुस्से से कहती है, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं समझना है। ये सुनकर नितिन उसके पास जाकर उसे गले लगा लेता है और कहता है, देखो, वहां बहुत कड़ी सुरक्षा है। अगर मैं जाऊंगा तो वे लोग मुझे मार डालेंगे। मैंने उसे बुलाया था, लेकिन वह नहीं आए। मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा, तभी हम उसे मार सकते हैं। ये सुनकर सिया गुस्से से कहती है, तो वहां चले जाना चाहिए था, धोखे से घर में घुस जाते। ये सुनकर नितिन गुस्से से कहता है, क्या तुम्हें मेरी जान की परवाह नहीं है? अगर मैं जाता तो वे लोग मुझे मार डालते। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं फिर से कोशिश करूंगा, लेकिन हमें जल्द से जल्द इस काम को खत्म करना होगा, वरना तुम्हारे मम्मी पापा कुछ भी करके अपनी सारी संपत्ति और शायद हमारा ये घर भी कुर्बान कर देंगे। असल में सिया नहीं चाहती कि उस लड़की की वजह से वह अपने पति को खो दे। बदला वह बाद में भी ले सकती है, लेकिन वह अपने पति को नहीं खोना चाहती। ये सोचकर वो बिस्तर पर जाकर बैठ जाती है और नितिन उसे गले लगाकर उसके होठों को चूमने लगता है। वो कुछ देर के लिए उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में वो खुद भी तैयार हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे से लिपटकर पूरी रात प्यार में खो जाते हैं। अगले दिन सुबह नितिन अपनी बाहों में सिया को लेता हुआ देखता है। दोनों पूरी तरह से नग्न थे और एक चादर में लिपटे हुए थे। नितिन उसके चेहरे और माथे को चूमने लगता है। सिया उठ जाती है और कहती है, क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह प्यार आ रहा है? कल रात ही तो इतना प्यार किया था। ये सुनकर वो मुस्कुराकर कहता है, कितना भी करूं कम है। मैं तो बहुत बहुत ज्यादा प्यार करना चाहता हूं तुमसे, क्योंकि इतने से मेरा कुछ नहीं होता। वैसे अब तुम्हारे मकसद को पूरा करने का वक्त आ गया है। मैं थोड़ी देर में निकलूंगा और घर तभी लौटूंगा जब मैं उसे मार डालूंगा। ये सुनकर सिया मुस्कुराकर कहती है, मुझे पूरा यकीन है तुम कर लोगे। नितिन उसके होठों को चूमता है और कुछ देर तक उसे फिर से प्यार करता है। फिर उठकर फ्रेश होकर दरवाजे के पास जाता है और दरवाजा खोलते हुए मुस्कुराकर उसे देखता है। सिया भी मुस्कुराकर उसे देखती है और वो बाहर चला जाता है। सिया को कुछ अजीब लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि नितिन को नहीं जाना चाहिए। उसे ऐसा लग रहा था कि नितिन को वह खो देगी अगर उसने आज नितिन को जाने दिया। उसका दिल कर रहा था कि वह नितिन को रोक ले। वो जल्दी से उठती है, अपने बदन पर साड़ी लपेटती है और बाहर आ जाती है, लेकिन नितिन को रोकने के लिए वो कुछ कहने से पहले ही नितिन गाड़ी लेकर चला जाता है और वो कुछ कह भी नहीं पाती। दूसरी तरफ नितिन जाते हुए अंतरा को कॉल करता है। इस बार अंतरा फोन उठा लेती है और हेलो कहती है। नितिन मुस्कुराते हुए कहता है, अनु, मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, क्या तुम हॉस्पिटल आ सकती हो? ये सुनकर अंतरा परेशान हो जाती है और कहती है, कैसे मम्मी की तबीयत खराब हुई? मैं अभी आ रही हूँ, मुझे हॉस्पिटल का लोकेशन भेजो। ये सुनकर नितिन मुस्कुराता है और उसे लोकेशन भेज देता है। उधर अंतरा जल्दी से तैयार होकर बाहर निकल जाती है। उसे जाते देखकर अभियोग ड्राइवर से कुछ कहता है और ड्राइवर उसकी बात मान जाता है और अंतरा को लेकर वहां से चला जाता है। अभियोग भी उसके जाने के बाद निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ बंजारा हॉस्पिटल के एक सुनसान हिस्से में, जहां न जाने कब से कोई नहीं आया था, नितिन चाकू हाथ में लिए अपनी बहन अंतरा को मारने की तैयारी कर रहा था। और अगर उसके साथ उसके बच्चे भी आते तो वो उन्हें भी मार डालता। वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाला था। अगर वहां कोई भी आता तो उसे मार डालता। ये सब सोचते हुए वो चाकू थामे खड़ा था। तभी उसे अपने कानों में कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसे कदमों की आहट तो सुनाई दी थी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। इससे वह हैरान हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो हर जगह ढूंढता है, यहाँ तक कि उसके साथ जितने भी आदमी आए थे वे भी वहां नहीं थे। दूसरी ओर अंतरा अपने घर के सामने खड़ी थी। वह हैरानी से घर को देखते हुए कहती है, हमें हॉस्पिटल जाना था, यहाँ पर नहीं आना था। उसने इतना ही कहा था कि उसके कानों में एक औरत की आवाज आती है, अनु बच्चा, तो यहाँ। जानी पहचानी आवाज सुनकर अंतरा उस तरफ देखती है तो उसकी मम्मी खड़ी थी, हाथ में फूलों की टोकरी लिए हुए। आप यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनकर उसकी मम्मी कहती है, मेरी तबीयत कैसी खराब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ।
देखो, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। ये बोलते हुए अंतरा की मम्मी उसके पास आ जाती है और उसे गले लगा लेती है। तभी दोनों बच्चे अंदर आकर पीछे से निकलते हैं। दोनों बच्चों को देखकर उसकी मम्मी और भी ज्यादा खुश हो जाती है और उन्हें गले लगा कर कहती है, इन्हें भी लेकर आए हो, चलो अब कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक जाना। इतने दिनों बाद आए हो और तुम्हारा वह पागल पति तुम्हें तो आने ही नहीं देता है। अब आए हो तो तुम्हें लेने दो चार बातें मैं भी सुनाऊंगी। ये सुनकर अंतरा हंसते हुए कहती है, मम्मी उसे छोड़ो, वो ऐसा ही करने वाला है। आजकल तो कुछ ज्यादा ही पागल हो गया है, पिज्जा भी नहीं छोड़ता है। ना जाने कैसे मुझे आने दिया और खुद कहाँ चला गया, देखना रात होते होते आ जाएगा। ये सुनकर उसकी मम्मी मुस्कुराते हुए कहती है, लग रहा है नजदीकी बढ़ रहा है। बताया था ना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, वो तुम्हें प्यार करने लगेगा। ये सुनकर अंतरा अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है, क्योंकि उसे पता है कि अभियुक्त उससे प्यार नहीं करता है। एबंडेंट हॉस्पिटल नितिन आसपास देखते हुए जा रहा था। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वह तुरंत उस दिशा में बढ़ जाता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, सामने का दृश्य देखकर उसकी धड़कन रुक जाती है और उसके हाथ से चाकू गिर जाता है। सामने लाशें पड़ी हुई थीं, या कहें कि लाशों का ढेर था, और उन लाशों के बीच में एक बड़ा काले रंग का हरी आंखों वाला सांप बैठा हुआ था। तभी वो सांप अपनी पूंछ उठाता है और नितिन को पकड़कर जोर से नीचे पटक देता है। नितिन का सिर फट जाता है और खून बहने लगता है। सांप उसका मुंह खोलकर उसे ऐसे देखता है जैसे वो उसे अब चबा जाएगा। नितिन डरते हुए पीछे हटने लगता है, लेकिन सांप उसे फिर से उठाकर नीचे जोर से पटक देता है और बहुत बुरी तरह से उसे पटकता जाता है, जब तक नितिन की आंखें बंद नहीं हो जाती और उसकी सांसें रुक नहीं जाती। वहीं दूसरी तरफ अंतर की भाभी सिया फ्रेश होकर बाहर आती है और सामने अंतर को देखकर चौंक जाती है। अंतर अपने बच्चों के साथ बैठी थी और कॉफी और स्नैक्स का आनंद ले रही थी। दोनों बच्चे एक चॉकलेट कुकीज लेकर लड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें वही वाली चाहिए थी, जबकि सामने और भी कुकीज रखी हुई थी। सिया हैरान हो जाती है और जल्दी से अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर देती है। फिर नितिन को कॉल करने लगती है और मन ही मन सोचती है कि नितिन कॉल क्यों नहीं उठा रहा है, क्या हुआ है उसे, और ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। क्या वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है? क्या हमसे धोखा हुआ है? नहीं नहीं, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। इसी सोच में वो कॉल कर ही रही थी कि अचानक उसके फोन में एक अनजाने नंबर से कॉल आती है। वो जल्दी से कॉल उठाती है और सामने से कोई कहता है, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, क्या आप सिया रावत हैं? ये सुनकर सिया कहती है, हाँ जी। फिर इंस्पेक्टर कहते हैं, क्या नितिन रावत आपका हस्बैंड है? ये सुनकर सिया डरते हुए कहती है, हाँ जी। इंस्पेक्टर फिर बताते हैं, उनकी मौत हो चुकी है, उनका शव एबंडेंट हॉस्पिटल के बाहर मिला है। ये सुनते ही सिया के हाथ से फोन गिर जाता है और वो अपना दिल थामकर बाहर दौड़ जाती है। वो नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर अंतर और उसकी मां जल्दी से वहां पहुंच जाते हैं। उसकी मां घबराकर कहती है, बहू क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो? सिया कुछ बोल नहीं पाती। अंतर जल्दी से पानी का गिलास लाकर उसे पानी पिलाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद सिया शांत होती है और रोते हुए कहती है, पुलिस वालों का कॉल आया था। ये सुनकर वह और भी ज्यादा रोने लगती है। इधर उसकी बातें अंतर को बिल्कुल समझ में नहीं आती। उसे ये समझने में कुछ वक्त लगता है कि एक बड़ी साजिश हुई है। वह सोचता है, क्या उसकी माँ ठीक है? उसके भाई ने बताया था कि उनकी माँ अस्पताल में भर्ती है, जबकि उसकी माँ तो घर पर है। क्या उसका भाई खुद बिछाए हुए बिस्तर पर गिरा हुआ था? ये सोचते हुए वो हैरान होकर अपने फोन को देखने लगती है। तभी उसका फोन बजता है। ये पुलिस का कॉल था। वो कॉल उठाती है और बात करते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। भले ही पिछले जीवन में उसी भाई ने अपने हाथों से उसे मारा था, पर उसे क्यों इतना बुरा लग रहा है अपने भाई की मौत पर? शायद उसका दिल ऐसा है, चाहे किसी ने कितना भी बुरा किया हो, वो उसे माफ कर देती है। और उसके साथ जो गलत था, वह तो गलत नहीं थी ना। हॉस्पिटल सिया चिल्लाते हुए कहती है, सिर्फ इस लड़की की वजह से मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं है। इस लड़की की वजह से मैंने अपने पति को खो दिया। तेरी वजह से मेरा पति नहीं रहा। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे भी मार डालूंगी, जैसे तेरी वजह से मेरा पति नहीं रहा। ये सुनकर अंतरा की मां रोते हुए कहती है, वह उसकी बहन है, वह कैसे अपने ही भाई को मारेगी? वह तो हमारे साथ ही थी जब उसकी मौत हुई थी। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, किसी और ने उसे मारा है। मेरे बेटे को मैं नहीं छोड़ने वाली, वह मेरा इकलौता बेटा है।
वो खुद भी रो रही थी, लेकिन उन्हें याद आ रहा था कि पिछले जीवन में आज जो माँ अपने बेटे की मौत पर रो रही थी, पिछली जिंदगी में वही बेटा ने उन्हें बुरी तरह से मार डाला था और अफसोस भी नहीं किया था, उल्टा बहुत आनंद ले रहे थे। रसिया की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो नितिन से बहुत प्यार करती थी और नितिन के बिना नहीं रह सकती थी। वह नितिन की लाश को देखकर उसे गले लगा लेती है और कहती है, मुझे क्यों छोड़कर चले गए, मुझे भी लेकर जाते। ये बोलते हुए वो और भी ज्यादा रोने लगती है। इधर ऋषिका भी बहुत रो रही थी, क्योंकि उसके पापा ने उसे बहुत मारा था और अब उसकी हालत भी ठीक नहीं थी, खासकर जब उसे अपने पापा की मौत की जानकारी मिली थी। दूसरी तरफ अभियुक्त बच्चों को लेकर खड़ा था, लेकिन उसे इन सब चीजों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा उसे अंतरा पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वही आदमी जिसने पिछली जिंदगी में उसे बुरी तरह मारा था और उसने इस पर अफसोस भी नहीं किया था, वही लड़की अब अपनी कीमती आंसुओं को बहा रही थी। ये सोचकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह सोचता था, ऐसे आदमी के लिए कौन रोएगा। उसे ये सब बहुत गंदा और निरर्थक लगता था। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके दोनों बच्चे भी रो रहे थे, क्योंकि बाकी सब लोग रो रहे थे। गुस्से से उन बच्चों को देखकर वो बोला, चुप करो तुम दोनों। लेकिन वे दोनों और भी ज्यादा रोने लगते हैं और चुप नहीं होते। इधर अंतरा अपने भाई की लाश को देख रही थी, तभी उसे भाई के शरीर पर 2 दांतों के निशान दिखते हैं। उसका भाई का शरीर नीला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसे जहर दे दिया हो। ये देखकर वह हैरान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सिया और ऋषिका का हाल बहुत बुरा था। दोनों रो रो कर बेहाल हो रही थीं। इतना हो चुका था और अब नितिन का अंतिम संस्कार भी नहीं करने देना चाहती थी। वो सबसे चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, ये जिंदा है, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। उसका पागल जैसा बर्ताव देखकर अंतरा को भी बहुत बुरा लग रहा था। उसे पता था कि उसके भाई भाभी जैसे भी हों, वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनका प्यार सच्चा था, उसमें कोई मिलावट नहीं थी। लेकिन ये जो वे कर रहे थे वो गलत था। वे सजा के हकदार थे। हालांकि अंतरा चाहती थी कि वह अपने भाई से बदला ले, लेकिन वह उसे मार नहीं पाए। उसकी यह इच्छा अधूरी रह गई, क्योंकि उसे अपनी परवाह नहीं थी। उसके लिए उसकी मौत का बदला लेना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि उसके बच्चों को मारा गया था और वे उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते थे। ये सब सोते हुए अंतरा उन्हें देख रही थी। तभी अभियुक्त आकर उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे ले जाने लगता है। अंतरा गुस्से से कहती है, यह क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, यहाँ पर सब है और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अभियुक्त उसकी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है और कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बच्चों को भूख लगी है, उन्हें फीडिंग करनी है, तो मैं भी बच्चों के पास रहूंगा। अंतरा गुस्से से कहती है, लेकिन अभियुक्त उसके होठों पर उंगली रखकर कहता है, शांत रहो, चुपचाप मेरे साथ चलो। अंतरा एकदम चुप हो जाती है और थोड़ी देर बाद गाड़ी में चली जाती है। वह देखती है कि दोनों बच्चे बहुत रो रहे थे, तो वह उन्हें अपने पास बुलाती है, गले लगाती है और फिर उन्हें फीडिंग करवाती है। इसके बाद वह अभियुक्त से कहती है, तुम क्या इन्हें संभाल नहीं सकते? कैसे तुम हो, अपने ही बच्चों को संभाल नहीं सकते? अभियुक्त कहता है, मैं तो इन्हें संभाल लेता हूँ, लेकिन फीडिंग तो मैं नहीं करवा सकता। वह तो तुम ही कर सकती हो। उन्हें भूख लगी थी और तुम तो यही थी, कहीं और तो नहीं थी ना? अंतरा गुस्से से कहती है, ऐसी स्थिति में भी तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम इंसान हो? अभियुक्त की बात सुनकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो उसके करीब आकर धीरे से उसके कान में सरगोशी करते हुए कहता है, दैट्स राइट, आई एम एन एनिमल, नॉट अ ह्यूमन। ये सुनकर अंतरा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से कहती है, ये कैसी बकवास बातें कर रहे हो तुम? मुझे तुम्हारी कोई भी बातें नहीं सुननी। तुम एक पागल आदमी हो। मुझे बिल्कुल भी तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, चाहे तुम कुछ भी बोलो। ये बोलकर वो अपने आंसू भरी आंखों से अपने भाई को देखने लगती है। इधर सिया अंतरा पर ही आरोप लगा रही थी कि उसकी वजह से ही सब कुछ हुआ है, कि उसने ही उनके पति को मारा है। ये सुनकर अंतरा को गुस्सा आ रहा था। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, फिर भी उसे झूठा आरोप लगाया जा रहा था। हालांकि सबको ये बात पता थी कि जब ये हुआ था, वो वहां नहीं थी, वह तो घर में अपनी मम्मी और बच्चों के साथ थी। सिर्फ अभियुक्त को नितिन की मौत का सच पता था, क्योंकि नितिन को मारने वाला कोई और नहीं, बल्कि वह खुद था। उसे किसी को मारने में बड़ा मजा आता था। उसे लाशों को देखना बहुत पसंद था और लोगों को मारकर उसे बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलती थी। अभी भी उसे संतुष्टि मिली थी, अपने बीवी के भाई को मारकर। इधर अंतरा को यह अंदाजा भी नहीं था कि अभियुक्त उसके पीछे क्या कर रहा है।
वो तो अपने बच्चों को फीडिंग करवाने में व्यस्त थी। थोड़ी देर बाद उसके बच्चे सो जाते हैं और वह दोनों बच्चों को लेकर अभियुक्त के पास जाती है। फिर वो खुद वहां से अपनी मम्मी के पास चली जाती है और उन्हें संभालने लगती है। इधर सिया गुस्से से अंतरा को देख रही थी और मन ही मन कह रही थी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं बदला लेकर रहूंगी। तुमने सब कुछ किया है, मुझे पता है। आज तुम्हारी वजह से मैंने अपने पति को खो दिया है, अब तुम भी अपने पति को खोने वाली हो। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, न प्रॉपर्टी, न पैसा। मुझे तो बस तुम्हारा सुख चैन चाहिए। तुम भी चैन से नहीं जी पाओगी, मौत मांगोगी तो भी तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारी दुनिया उजाड़ दूंगी, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे पति को, सब कुछ छीन लूंगी। ये सोचकर वो गुस्सा अंतरा का दिखता है। अपनी भाभी की यह खतरनाक नजर देखकर अंतरा मन ही मन सोचने लगती है कि उसकी भाभी उसे ऐसे क्यों देख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जानती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी भाभी इतनी गिरी हुई है कि अभी भी वो उसे ही दोष दे रही है और उसे बर्बाद करने के बारे में सोच रही है। भले ही उसने माँ की बातें नहीं सुनी थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास था कि उसकी भाभी क्या सोच रही है। ये सब सोचते हुए वो एक गहरी सांस लेती है। दूसरी तरफ विद्युत तक भी यह खबर पहुंच चुकी थी। ये सब जानने के बाद उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो इन सब चीजों से मतलब नहीं रखता था। पर अगर उसके भाई की जगह अंतरा की मौत होती तो उसे काफी खुशी होती। वो खुद भी चाहता था कि अभियुक्त और अंतरा दोनों मर जाएं, लेकिन कौन उसे मारेगा? वह अब पीछे से सब कुछ संभालेगा, आगे से नहीं। ये सब सोते हुए विद्युत अपना कप उठाता है और कॉफी पीने लगता है। तभी देविका जी आती है और कहती है, बेटा क्या तू हमारे साथ जाएगा? हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, अंतरा के भाई की मौत हो चुकी है। अगर तू नहीं जाएगा तो बहुत अजीब लगेगा, तू भी चल हमारे साथ। ये सुनकर विद्युत अपनी गहरी आवाज में कहता है, मुझे नहीं जाना है, मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। देविका जी को पता था कि उनका बेटा उनकी बात नहीं मानता, न तो किसी की बात सुनता है और उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। वो सोचती है कि अगर वह मान जाए तो अच्छा होगा। तभी वॉशरूम से सेजल नहाकर बाहर आती है और कहती है, मम्मी जी मैं चलूंगी। ये सुनकर विद्युत ने उसे अपनी लाल आंखों से देखा और फिर अपनी बात बदलते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है, आप ही चली जाइए। मैं प्रेग्नेंट हूं और प्रेगनेंसी में ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर अभियुक्त की मम्मी कहती है, ठीक है, तुम दोनों आराम करो, विद्युत सेजल का ध्यान रखना। ये कहकर उसकी मम्मी बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ अंतरा के भाई की लाश घर लाई गई थी और अब उसका अंतिम संस्कार होने वाला था, लेकिन सिया ऐसा होने नहीं दे रही थी। वह लाश के पास बैठी हुई थी और किसी को भी उसे छूने तक नहीं दे रही थी। वह रोते हुए कहती है, नहीं, मेरे पति का अंतिम संस्कार नहीं होगा, कोई भी मेरे पति को छूने नहीं जाएगा। मेरा पति जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ है। तुम लोग पागल हो जो उसे मरा हुआ घोषित कर रहे हो। वह मरा नहीं है, वह जिंदा है। सिया की हालत देखकर अंतरा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पिछले जीवन में सिया ने अपने दोनों बच्चों को मार डाला था। उसकी हालत उससे भी ज्यादा बुरी थी, लेकिन कोई भी उसे संभालने नहीं आया। उसकी मम्मी पापा को पहले ही मार डाला था और बाद में उसके बच्चों को भी। अब जब सिया को उसके भाई की मौत का पता चला तो उसका दुख देखकर अंतरा को भी बुरा लग रहा था। रात का वक्त था। अंतरा अपने घर में दोनों बच्चों को सुलाने के बाद बाहर मम्मी के पास आई और उन्हें देखा, जिन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वह मम्मी के गाल पर हाथ रखकर कहती है, मम्मी खाना खा लो। ये सुनकर उसकी मम्मी कहती है, मुझे अभी भूख नहीं लगी है, तू खा ले। अंतरा ने कहा, मम्मी ऐसा नहीं चलेगा, खाना खा लो। उसकी मम्मी फिर कहती है, नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, लेकिन अंतरा उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाती है। दूसरी ओर सिया अभिनव की लाश को लेकर अपने घर जा चुकी थी और वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। इस कारण अंतरा की मम्मी को और भी बुरा लग रहा था कि उनके बेटे पर उनका ही हक नहीं है। उनकी बहू ने जबरदस्ती उनके बेटे को लेकर चला लिया। अंतरा को भी सिया पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए चुपचाप अपने घर में मम्मी पापा के साथ थी। उसे ये पता था कि उसके मम्मी पापा को उसकी जरूरत थी। वह अपनी मम्मी पापा को जबरदस्ती खाना खिलाकर सुला देती है और फिर खुद कमरे में चली जाती है। देखा, अभियुक्त बच्चों के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ था, बिना कपड़े या जूते उतारे। वो अपने घर में भी ऐसा ही करता था और यहाँ भी ऐसा कर रहा था। अंतरा के घर में ऐसा नहीं चलता। ये देखकर अंतरा गुस्से में कहती है, चप्पल उतारो। ये सुनकर अभियुक्त अपने चमकदार काले जूते को देखता है और कहता है, अगर नहीं उतारा तो? अंतरा गुस्से से कहती है, यह क्या हो रहा है?
एक तो इतने बड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जाओ, अभी बच्चे सो रहे हैं, उन्हें परेशान मत करो। अभियुक्त गुस्से में कहता है, मैं बच्चों को परेशान नहीं कर रहा हूँ। ये सुनकर अंतरा कहती है, तुम बच्चों को परेशान कर रहे हो। तुम अभी बच्चों को परेशान करना बंद करो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहती थी, लेकिन तुम ऐसा कर रहे हो, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये सुनकर अभियुक्त उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, अरे छोड़ो ना, तुम वो सब कुछ क्या कर लोगी? तुम अभी मेरे पास आओ। अंतरा गुस्से से कहती है, भाई मारा है मेरा, पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो कहता है, तुम्हें फर्क पड़ता है क्या तुम्हारे भाई के जीने से या मरने से? अंतरा गुस्से से कहती है, अगर मेरी जगह तुम्हारा भाई होता तो तुम क्या करते? मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, वह मार दिए गए, जो भी करें। आखिरकार मुझे तो तुम्हारे मरने से या खुद के मरने से भी फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे तो हैं। ये कहकर वो बच्चों को गले लगा लेती है, जो आराम से सो रहे थे, लेकिन उनकी आवाज से जाग जाते हैं। ये देखकर अंतरा गुस्से में अभियुक्त पर तकिया फेंकते हुए कहती है, पागल आदमी, मेरे बच्चों को उठा लिया। बहुत मुश्किलों से उन्हें सुलाया था और तुमने उन्हें उठा लिया। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर वो गुस्से से कहता है, अब मैं क्या करता? तुम मुझे बार बार छोड़कर जा रही हो। अगर बच्चे यहाँ रहते हैं तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाने वाली हो। ये कहकर अभियुक्त अपने जूते उतारकर नीचे रख देता है, फिर अपना कोट भी उतारकर रख देता है और अंतरा को खींचकर अपने ऊपर लेटा लेता है। बच्चे उन्हें देख रहे थे। अभियुक्त की बेशर्मी देखकर अंतरा गुस्से से कहती है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? अभियुक्त मुस्कुराते हुए कहता है, थोड़ा सा भी नहीं, मेरी जान। ये कहकर वो बच्चों को देखता है। इस मौके का फायदा उठाकर अंतरा दूसरी तरफ चली जाती है और बच्चों को गले लगा लेती है। बच्चे अंतरा से लिप जाते हैं। उनके मुंह पर अभी भी दूध लगा हुआ था, क्योंकि कुछ देर पहले वे फीडिंग करके सो गए थे, पर अभियुक्त ने उन्हें उठा लिया था। अंतरा को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके बच्चे इतनी आसानी से सोते नहीं थे, और अगर सो जाते तो उठते नहीं थे, पर आज वे जरा सा छूने से भी उठ गए। ये सोचकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर भी उसे बच्चों को सुलाना था, इसलिए उसने फिर से उन्हें सुलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार बच्चे सो ही नहीं रहे थे। वो दोनों फीडिंग करते हुए अपने पैरों को हिला रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें ऐसा करते देखकर अभियुक्त थोड़े गुस्से में कहता है, यह क्या हरकत है तुम दोनों की? चुपचाप सो जाओ अभी। अगर तुम दोनों में से कोई भी जागे तो पनिशमेंट मिलेगा। याद है ना पिछली बार की पनिशमेंट? आई होप तुम दोनों ऐसा नहीं चाहते कि मैं फिर से तुम दोनों को पनिशमेंट दे दूं। तो मेरी बात मानो और सो जाओ चुपचाप, बिल्कुल भी परेशान मत करो मुझे। दूसरी ओर जंगल में पूरा दिन अग्नि ने पिया को घुमाया था, और जंगल घूमकर पिया को काफी अच्छा भी लगा था। उसका पेट भी अब भर चुका था, लेकिन अगले हफ्ते उसकी डिलीवरी थी और उसे डर भी लग रहा था कि क्या सच में वो हैंड ही देने वाली है। ये सब सोचकर उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, न जाने उसके साथ क्या होगा। फिर दोनों गुफा में आ जाते हैं। गुफा को ध्यान से देखते हुए पिया अग्नि से पूछती है, क्या मैं इस गुफा में ही बच्चों को जन्म देने वाली हूँ? ये सुनकर अग्नि अपनी पूंछ से अपने सिर को खुजलाते हुए कहता है, हाँ, यहाँ पर है, इसलिए तो तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। 1 हफ्ते बाद नहीं, अब 4 दिन बचे हैं, 4 दिन बाद ही। ये सुनकर पिया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 4 दिन बाद वो बच्चों को जन्म देने वाली है, और उसे ठीक से पता भी नहीं है कि कैसे, कितने बच्चे होंगे। ये सोचकर उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वह जानती थी कि डरने से कुछ नहीं होगा। न जाने क्यों उसे मां बनने की खुशी भी हो रही थी। वह अपने पेट को सहलाती है। ये देखकर अग्नि उसके करीब आकर उसे गले लगा लेता है और कहता है, क्या हुआ? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? पिया कहती है, मैं अपने बच्चों को महसूस करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे जानना है कि मेरे बच्चे सही सलामत हैं या नहीं, अंदर उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? ये सुनकर अग्नि कहता है, कुछ भी नहीं होने वाला है उन्हें। वैसे भी वो एंड है। तुम्हारे बच्चों को दुनिया में लाने के बाद फिर से उन्हें दुनिया में आना है, अच्छे से एंड से निकलना है, और उसके बाद हमारा काम और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे होने वाले हैं शायद। ये सुनकर पिया गहरी सांस लेकर कहती है, बच्चे होने के बाद क्या तुम मुझे जाने दोगे? अग्नि कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दे दूंगा अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाना चाहती हो, फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर पिया कहती है, पर हमारे बच्चों का क्या होगा? पिया की बात सुनकर अग्नि कहता है, बच्चे बच्चे इस दुनिया में आ जाएंगे।
उसके बाद हम उन्हें जंगल में छोड़ देंगे, और जब वो बड़े हो जाएंगे तो हमें खुद ब खुद ढूंढते हुए आ जाएंगे, क्योंकि हम उन्हें अपने साथ नहीं रख सकते, वो बहुत ही जहरीले हैं। ये सुनकर पिया मुंह बनाकर कहती है, वो जहरीले होने वाले हैं तुम्हारी तरह। अग्नि ने ध्यान से उसे देखा और कहा, तुम क्या ज्यादा ही पर्सनल अटैक नहीं कर रही हो? इतना ज्यादा पर्सनल में जाने की जरूरत नहीं है। मैं देख लूंगा क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। अभी तो वो सब छोड़ो, तुम अपना काम करो, सो जाओ। और अभी इस टाइम पर हम दोनों फिजिकल नहीं हो सकते, वरना एंड टूट जाएंगे। ये सुनकर पिया चिल्लाते हुए कहती है, भैंस की टांग, तुम्हें जान से मार डालूंगी, पागल आदमी कहीं के। अब एक और बार अगर तुमने ऐसी बात कही ना, तो मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। मुझे सुना ही नहीं है ये बात, जो होगा देखा जाएगा। बार बार अपने मुंह से यह बात निकालकर मुझे परेशान मत करो। एक तो सोच सोच कर दिमाग खराब हो रहा है। मैं अंडे देने वाली हूँ, इंसान हूँ, मैं जानवर नहीं तुम्हारी तरह। भगवान महाकाल, कैसे कैसे चीजों में मुझे फंसा दिया है आपने, क्यों मेरे साथ ऐसा किया आपने? उसे इतना ज्यादा अपसेट देखकर अग्नि को बुरा लगता है कि उसकी वजह से इस लड़की की ऐसी हालत हो चुकी है। अगर वो पहले ही प्रोटेक्शन करता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसे कहाँ ध्यान था इन सब चीजों का। उसने तो बस वही किया जो अभियुक्त ने कहा था। अब वह क्या कर सकता था? उसे अफसोस हो रहा था कि उसने इतना गलत किया उसके साथ। ये सब सोते हुए वो अपनी नजरें नीचे कर लेता है। पिया के दिल में एक दर्द सा उठता है, क्योंकि अग्नि के हैंडसम चेहरे पर जो उदासी थी वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो बहुत हैंडसम है, लेकिन उसके चेहरे पर यह उदासी देख पिया का दिल भी उदास हो गया था। इसलिए पिया अग्नि के पास जाकर उसकी गोद में बैठ जाती है और उसका हाथ अपने पेट पर रखकर कहती है, ठीक है, जब तक बच्चे नहीं आते हम एक साथ रह सकते हैं। अग्नि खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है और उसकी गर्दन को चूमते हुए कहता है, बच्चे होने के बाद भी हम एक साथ रह सकते हैं, अगर तुम चाहती हो। पिया गुस्से से कहती है, अब मैं बात तो बाद में देखूंगी, और तुम वो सब बातें मत करना जिससे मैं परेशान हो जाती हूँ। अग्नि उसकी बातें समझते हुए कहता है, ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। अग्नि की बातें सुनकर पिया को वो रोबोट जैसा लगने लगता है। पिया कहती है, इतने दिनों में मुझे तुमसे एक ही फीलिंग आई है, रोबोट वाली। तुम एक नंबर के रोबोट हो। ये सुनकर अग्नि कहता है, अब मैं ऐसा हूं तो मैं क्या ही करूं? वो गुस्से से कहती है, खुद को बदलो। हंसते हुए तुम बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन तुम बहुत कम हंसते हो। पर तुम हंसते ही कहाँ हो? बहुत कम हंसते हो, गिन गिन कर 5 से भी बड़ी बात है। यहाँ से हो तुम, वह भी बहुत ही मुश्किलों से। नहीं पता तुम्हारा क्या होगा। रोबोट आदमी, तुम्हारे बच्चे भी दुनिया में आएंगे, तब भी ऐसा करोगे? ये सुनकर वो कुछ सोच कर कहता है, हाँ, मैं तब भी ऐसा ही करूंगा। बच्चे तो दुनिया में आएंगे, और उसके बाद हम उन्हें जंगल में छोड़ देंगे, उनके इंसानी रूप में आने का इंतजार करेंगे, और फिर उन्हें साथ में लेकर चले जाएंगे। मैं अपने बच्चों को ऐसे तो नहीं छोड़ सकता, वे मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें अपने साथ ही रखूंगा। ये सुनकर पिया कहती है, ठीक है, चलो अब सो जाते हैं, बहुत नींद आ रही है। अग्नि कुछ नहीं कहता और वह भी सो जाता है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और कब 4 दिन बीत जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। पिया को आज बहुत डर लग रहा था, लेकिन अभी तक उसे कुछ नहीं हुआ था। अग्नि की बातों के अनुसार आज ही बच्चे होने वाले हैं। ये सोच सोचकर उसे बहुत डर भी लग रहा था। वो सोते हुए इधर उधर चक्कर काट रही थी। तभी उसे अपने पेट में बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर अग्नि, जो बाहर लकड़ी इकट्ठा कर रहा था, भागते हुए वहां आता है और उसे गले लगा लेता है। फिर उसे अंडे देने की जगह पर लेकर जाता है, जो उसने खुद बनाई थी, ताकि वहां पिया आराम से बच्चों को जन्म दे सके। अग्नि पिया को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है। वो जगह कॉटन से बनाई गई थी और पास में एक बास्केट रखी हुई थी, जिसे अग्नि ने अंडे रखने के लिए तैयार किया था। पिया अब रोने लगती है और अग्नि से गले लगाकर उसके पीठ को थपथपाते हुए कहता है, जोर लगाओ, बच्चे आने वाले हैं। ये सुनकर पिया चिल्लाती है और कहती है, नहीं हो रहा है, मैं मर जाऊंगी, बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर अग्नि जल्दी से पिया के कपड़े उतार देता है और उसके पीठ को सहलाते हुए कहता है, शांत रहो और जोर लगाओ। ये सुनकर पिया बहुत जोर से चिल्लाती है और एक अंडा निकलता है, जिसे देखकर अग्नि खुश हो जाता है और पिया नीचे देखती है और रोते हुए कहती है, सच में है ये? क्या हो रहा है भगवान? इसके बाद वो 7 अंडे देती है। 7 अंडे देने के बाद पिया ने एक अंडा अग्नि के सीने पर रख दिया और अग्नि उसे बेहद प्यार से चूमते हुए कहता है, सो जाओ अभी।
पिया एक गहरी सांस लेकर कहती है, यह इतना भी मुश्किल नहीं है, मुझे अभी आराम की जरूरत है। ये बोलकर वो अपने अंडों को देखती हुई सो जाती है। इनमें से 3 अंडे गुलाबी हैं और बाकी के सारे सफेद। उधर अग्नि उन गुलाबी अंडों को देखता है और कहता है, ये गुलाबी अंडे क्यों हुए हैं? शायद गुलाबी बच्चे होने वाले हैं। ये कहकर वह ध्यान से पिया को साफ करता है और फिर उसे सुला देता है। फिर वो अंडों को बास्केट में रखता है और अच्छे से गिनता है कि सभी 7 अंडे हैं, और फिर उन्हें ध्यान से एक साइड में रख देता है। उसके बाद वो खुद भी पिया के पास जाकर सो जाता है, उसे गले लगाकर। सोते हुए वह यही सोच रहा था कि जब उसके बच्चे बाहर आएंगे तो वह क्या करेगा। उसने इस बारे में कोई योजना नहीं बनाई थी कि उसके बच्चे होंगे, और इतने जल्दी 1 महीने के भीतर इतना सब कुछ हो गया है। अब कुछ ना कुछ तो करना होगा। हालांकि उसे याद है, जब से अभियुक्त ने उसे बनाया था, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके भी बच्चे होंगे। वह भी एक सामान्य जीवन जी पाएगा, किसी लड़की के साथ फिजिकल संबंध भी बना पाएगा। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था। यहाँ तक कि शायद वो पिया के प्यार में भी पड़ चुका है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।